You're listening to the Strategic Foresight for Asia podcast. We break down the geostrategic forces shaping Pakistan and the region, delivering foresight and bringing expert analysis and practitioner insights on the trends and choices defining our future. अस्सलाम वालेकुम स्ट्रैप एशिया पॉडकास्ट के साथ आदिल सुल्तान। आज एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया वो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी उनको सप्लाई कर सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी कर सकता है। फॉर 30 ईयर्स ये एग्रीमेंट होगा। दिस इज़ अ प्रपोज्ड एग्रीमेंट जो अभी कांग्रेस ने अप्रूव करना है। लाइकली है कि कांग्रेस के अंदर इसमें डिबेट काफ़ी होगी इसके ऊपर, बिकॉज इसके नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स भी हैं और पॉलिटिकल कंसर्न्स भी होंगे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बियॉन्ड उनकी पॉलिटिकल साइड पे, उनकी कांग्रेस के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स का रीज़न या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रीज़न दिया है इस चीज़ का, वो उनका ये है कि अगर सऊदी अरेबिया इसके साथ हम न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये प्रॉबली कोई थर्ड कंट्री के पास जा सकते हैं, जिसके रशिया हो गया या चाइना हो गया या साउथ कोरिया हो गया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि एक बिजनेसमैन है, वो इतनी बड़ी मार्केट छोड़ना नहीं चाहते, तो वो एक इसको बिजनेस डील के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन इसके कुछ पॉलिटिकल भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसके लीगल भी और टेक्निकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। वो हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर डील की कॉन्टूर्स क्लियर नहीं है। अभी ये प्रपोज प्लान है जो कांग्रेस के अंदर डिबेट होगा और उसके बाद जब भी साइन होता है। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट इस डील के अंदर इस वजह से है कि वो चाहते हैं कि अपना एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई कर सके। जैसे ऑयल और गैस पे उनका मेन रिलायंस है, वो जिस तरह से एनर्जी उनके रिसोर्सेज फ्यूचर में अगर कम होते हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, और बाकी कंट्रीज़ का भी रीज़न यही होता है। उनका ये भी इंटरेस्ट है कि अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी जो कि सेफेस्ट मानी जाती है तो वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी, क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए भी होगी, जो कि एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया उन्होंने। और फ्यूचर में अगर वो जो ऑयल और गैस कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एनर्जी कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिक, वही ऑयल एंड गैस वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक रीज़न दिया है इस न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट का। और वो कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंगेज थे कि हमें न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट आप हमारे साथ साइन करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ प्री कंडीशंस उनके साथ रखी हुई थी। जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि अगर सऊदी अरेबिया अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेता है इजराइल के साथ तो वो फिर न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा उनकी रिजर्वेशन थी कि वो एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ शायद सऊदीज़ को ना दे सके। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो प्री कंडीशन दोनों ख़त्म कर दी, और ना तो उन्होंने इसको कंडीशन किया इजराइल के साथ रिलेशंस के नॉर्मलाइज होने पे, ना ही उन्होंने कहा कि हम एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं देंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एनरिचमेंट जो एज़ पर दी प्रपोज प्लान, जिसकी थोड़ी बहुत तफसीलात आई हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि हम 3 इयर्स में रिव्यू करेंगे, अगर सऊदीज़ को ज़रूरत हुई तो हम एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ब्लैक बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग कि सऊदीज़ उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये तो एक प्रपोज प्लान है। और 3 इयर्स के बाद क्या होता है, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली गई और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, वो इसको रिवोक भी कर सकते हैं। वो फिर एक होगा कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान क्या फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन सऊदीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम वो इस चीज़ पे इसरार कर रहे थे कि अगर हम न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेंगे तो वो एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस थी प्रीवियस, वो इस पर एग्री नहीं कर रहे थे। इसका भी एक बैकग्राउंड है कि एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग, उसके लिए हम आते हैं, दोबारा उस पर बात करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक तरह से राइवल है सऊदीज़ का, जब उन्होंने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी बार्गेन करने के लिए कि हमें भी एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ दी जाएँ। यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त की जो थी, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे किसी भी कंट्री को, और ये चूँकि एक प्रोलिफरेशन कंसर्न होता है, और अगर एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ कोई कंट्री अपनी बना लेता है इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल,
तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको रोकने के लिए, वेपन्स राउट पे जाने के लिए। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो यूएई का है, जो एक्सक्लूड करता है एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे फ्यूचर न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ, इसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो कंडीशन हटा दी उसके उस पर। तो यूएई प्रॉबेबली इस पर काफ़ी नाखुश भी हो सकता है वो यूनाइटेड स्टेट्स को अप्रोच करे कि आप हमें भी इस तरह का कंसेशन दें, बिकॉज एक प्रेस्टीज का भी मसला है और एक वो टेक्निकल उस पर भी कि वो चाहते हैं कि जी हम भी एनरिचमेंट करें उस पर। अब एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एक्चुअल में होती क्या है, विदाउट गोइंग टू टेक्निकल डिटेल्स, कि जब आप यूरेनियम एनरिच करते हैं या स्पेंट फ्यूल को प्रोसेस करते हैं तो वो जो फिसाइल मटेरियल बनता है वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो कंट्रीज़ जो एनपीटी जिन्होंने साइन किया है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई है, ईरान है, तो वो उनके ऊपर तो एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है एनपीटी के तहत कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब एक लेटेंट न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बना लेते हैं, क्योंकि मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, जब आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है, फैसिलिटीज़ बन जाती हैं, तो आप कभी भी अगर आपने कोई इरादा किया उस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक ने, तो वो मिलिट्री साइड पे जा सकती है। इसी वजह से ये सेफ गार्ड्स और एडिशनल प्रोटोकॉल आईए के चेक्स एंड बैलेंसेस उस पर होते हैं। तो सऊदीज़ को जो ये प्रोविज़न दी है, इस पर डेफिनेटली यूएई शायद इस पर काफ़ी अनहैप्पी हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईरान इस चीज़ को काफ़ी एक एक्सक्यूज़ बना के अपनी पोजीशन मज़ीद हार्डन कर सकता है। वो न्यूक्लियर नेगोशिएशन, अगर यूएस और ईरान के दरमियान में फ्यूचर में न्यूक्लियर नेगोशिएशंस होती हैं, तो ईरान ये इस प्रमाइस पे कि आप हमें एनरिचमेंट नहीं करने दे रहे, लेकिन आपने सऊदीज़ को अलाउ कर दिया, और हम जानते हैं कि सऊदीज़ और ईरानियंस की आपस में राइवलरी किस तरह से पोल्स अपार्ट, सो उनके लिए भी एक प्रेस्टीज का इशू हो जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एक नेगोशिएट करना ऐसा एग्रीमेंट ईरान के साथ जिसमें वो इनको अलाउ ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो सऊदीज़ को अलाउ करें, तो ईरान इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट ना करे। तो ये जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू है, जिसकी वजह से सारी जंग शुरू हुई इस खत्ते के अंदर, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और ईरान को मनाना या उनको राज़ी करना कि जी आप अपना एनरिचमेंट जो है उसको गिव अप करें, तो वो ईरान शायद उसको नहीं मानेगा। क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई ईरान की, या जब ट्रंप साहब ने अपने प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेन्योर का था, उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इस वजह से एब्रोगेट ख़त्म कर दिया था कि वो अलाउ करता है ईरान को इन अ फ्यूचर डेट कि वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसको रिज्यूम कर सकें। तो उन्होंने उस वक्त ख़त्म कर दिया था, और फिर जब आप दोबारा वो अपनी आए रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने फिर इसको काफ़ी एग्रेसिवली फॉलो किया, परसू किया, और हमेशा वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस को ब्लेम करते रहे हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफ़ी लीनियंट थे, और मैं जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। फिर हमने लास्ट ईयर जून में देखा कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को है उनको अपने तौर पर पूरे तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जो वो कहते थे कि ये एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं या सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटीज़ हैं, उनको उन्होंने इसी प्रमाइस पे किया था कि ईरान कैन नॉट हैव एनरिचमेंट ऑन इट्स सॉइल। तो ये उनका सारा प्रमाइस था। और फिर अब जो अप्रैल ऑनवर्ड जो जंग चल रही है, ट्रंप साहब बार बार कहते हैं ईरान के नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने तो अपनी तरफ से डिक्लेयर किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं परसू करना चाहता, लेकिन एनरिचमेंट उसका राइट है। अब वो राइट किस तरह से होता है कि एनपीटी के जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि आर्टिकल 4 उसका कहता है कि वो पीसफुल यूजेस के लिए एनरिचमेंट टू अ सर्टन लेवल कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड सर्टन लेवल वो जाते हैं तो वो फिर एक मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इंटेंट होती है, तो वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ईरान अपने तरफ से यही कहता था कि जी हम जो खाली पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए करें, लेकिन फिर हमने देखा कि जब ईरान के साथ उनकी हॉस्टिलिटीज़ बढ़ी तो ईरान ने अपना एनरिचमेंट लेवल रेज करना शुरू कर दिया। यूरेनियम एनरिच हुआ वो 60% और बियॉन्ड लेके चले गए, और उसको फिर पॉलिटिकली यूज़ कर रहे थे फॉर नेगोशिएशंस और फॉर गेटिंग गुड डील फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स।
तो ये इसकी इम्प्लिकेशंस हैं जो कि जब ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जब भी अप्रूव होगा और फिर जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसमें काफ़ी टेक्निकल लीगल इम्प्लिकेशंस आएंगी और इस पर बात काफ़ी होगी और नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी ऑलरेडी इस पर काफ़ी कंसर्न्स हैं। अब एक और बात हम इम्पॉर्टेंट जो आता है फैक्टर जो टेक्निकल है, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है ये 1974 के अंदर बना था और ये जो एक 45 मेंबर जो ग्रुप है ये इनफॉर्मल है, कोई ट्रीटी नहीं है। इसके अंदर सप्लायर्स जो है जो जिनके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है या वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, वो इसके मेंबर हैं। तो इसका पर्पस था टू रेगुलेट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसको दी जाए वो इंश्योर किया जाए कि वो इसको मिसयूज़ नहीं किया जाए करेगा वेपन्स पर्पसेस के लिए। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, इन्होंने ये गाइडलाइंस अपनी बनाई थी। और ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना क्यों था? ये जब इंडिया ने 1974 का टेस्ट किया और वो प्लूटोनियम वो उन्होंने लिया जो कनाडा से उन्होंने रिएक्टर लिया था फॉर पीसफुल पर्पसेस, वहाँ से प्लूटोनियम जो है प्रोसेस करके उन्होंने फिर अपना जो 1974 का टेस्ट किया, एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस तरह से मिसयूज़ होके वो वेपन साइड पे जा सकती है। और इन्हीं कंसर्न्स की वजह से बाकी भी जो ईरान के ऊपर इशू आए, जो बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट कंसर्न्स रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के कि जी आप जब सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल किसी को प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो फिर उसको इंश्योर भी करना चाहिए कि वो आप उसको रेगुलेट इस तरह करें कि वो मिस यूज़ ना हो। तो इंडिया ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जी किस तरह से आप सिविल टेक्नोलॉजी को मिलिट्री साइड पे मिस यूज़ कर सकते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क़याम हुआ, जो लीडिंग कंट्रीज़ थे, जो सप्लायर्स थे उस वक्त उन्होंने बनाया। तो फिर ग्रेजुअली उनकी तादाद बढ़ती गई तो 46 कंट्रीज़ इसके मेंबर बन गए। तो जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है उन्होंने अपनी एक गाइडलाइंस बनाई हुई है जो कि मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ट्रीटी नहीं है, लेकिन वो गाइडलाइंस है जो सप्लायर कंट्री फॉलो करते हैं। उन्होंने 2011 के अंदर अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया था और उन्होंने कहा था एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो नहीं दी जाएंगी कंट्रीज़ को अनलेस कि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल्स हों। और कुछ प्री कंडीशंस भी उन्होंने रखी थी कि वो कंट्री NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी हो और एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया हो। तो सऊदी अरेबिया ने वो सिग्नेटरी तो है NPT का, लेकिन उन्होंने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन नहीं किया। तो जो मेंबर्स हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, उनके लिए भी एक कंसर्न होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह से कमिट कर सकता है एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू अनदर कंट्री। ये चीज़ इतनी जो इम्पॉर्टेंट इस वजह से बन गई कि जब इंडिया US न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त इंडिया ने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया था कि उनको एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ भी यूनाइटेड स्टेट्स थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यही प्ली ली थी कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं मेंबर्स हैं उन्होंने मिल के बनाई हैं, उसके तहत वो किसी नॉन NPT को एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं देंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया को, जिस पे इंडिया काफ़ी उनसे नाखुश भी था। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो इंडिया US न्यूक्लियर डील से टेम्पलेट को अगर हम अप्लाई करें सऊदी उस पर, तो हम देखें कि इंडिया US न्यूक्लियर डील का जो प्रमाइस था यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक्त दिया था वो समवॉट सिमिलर है जो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्ली सेल करेंगे कांग्रेस को। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इट विल रिवाइव US न्यूक्लियर इंडस्ट्री, इट विल ब्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू और ये 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगी US न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम US न्यूक्लियर इंडस्ट्री ने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं बनाए। तो ये प्रमाइस था, लेकिन 2008 से लेकर अभी तक इंडिया ने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं खरीदा। उन्होंने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से करके एक तरह से उनकी बैकिंग और सपोर्ट ले ली, और जब यूनाइटेड स्टेट्स से न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया तो फिर बाकी कंट्रीज़ के लिए आसान हो गया कि वो नॉन NPT कंट्री लाइक इंडिया उनके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स कर ले। फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और फिर फ्रांस ने उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ भी ऑफ़र कर दी कि हम आपको दे सकते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी दे सकते हैं।
तो ये एक टेम्पलेट है, सऊदीज़ भी इस तरह से कर सकते हैं कि एक मरतबा जब पॉलिटिकल ब्लेसिंग यूनाइटेड स्टेट्स से उनको मिल जाए, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी और कंट्री से लेंगे। वो इस वजह से, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ा सा मेंशन किया था, कि इस वक्त जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चाइना, रशिया और साउथ कोरिया है, और जापान भी आप उसको शामिल कर लें। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत अरसे तक उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया, तो उनका टेक्नोलॉजी का गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया इन कंट्रीज से। जिस फ्रिक्वेंसी से चाइना बना रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, या रशिया या फ्रांस और जापान बना रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ है और एडवांस है, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको कैचअप करना है। तो सऊदीज़ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा कि अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे यूएई ने ऑप्ट किया था, वो वेस्टिंग हाउस की तरफ नहीं गए, जो यूएस की कंपनी है उन्होंने साउथ कोरिया से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लिए थे। तो हो सकता है सऊदीज़ भी न्यूक्लियर डील तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर लें और कुछ टेक्नोलॉजी भी उनसे ले लें, लेकिन हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट उनसे ना लें। लेकिन अगेन ये होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या निगोशिएट होती है यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदीज़ के दरमियान, ये उस पर सारा मुनहसर होगा, और जब इनकी डिटेल्स आएंगी तो फिर पता चलेगा। इस न्यूक्लियर डील से एक चीज़ और भी शायद क्लियर हो जाएगी, जो एक रूमर्स हमेशा से रहे हैं कि जी सऊदीज़ और पाकिस्तान के दरमियान कुछ इस तरह का हिडन एग्रीमेंट है, और पाकिस्तान शायद सऊदीज़ को न्यूक्लियर कोऑपरेशन में कभी असिस्ट करेगा। तो इस न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो प्रपोज्ड है सऊदीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, ये फॉर 30 years ये है। इस चीज़ से इन रूमर्स को, एटलीस्ट दोज रूमर्स शुड रेस्ट इन पीस, कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अब 30 years तक उसकी एक मोनोपोली होगी या न्यूक्लियर इश्यूज़ के अंदर ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वो कभी अलाउ नहीं करेगा किसी और थर्ड कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान को, कुछ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट वो सऊदीज़ की तरफ की। ये चूँकि रूमर्स थे, हमेशा से पाकिस्तान को इस बात पे टारगेट किया जाता था, तो ये शायद अब रूमर्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। तो इस न्यूक्लियर डील के बारे में मज़ीद जो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, जब इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो वी विल कंटिन्यू टू डू आवर एनालिसिस और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रैफ एशिया पॉडकास्ट।